दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 है प्राचीन भारत की, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा महाजनपद के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर और वैदिक काल के ऊपर। आप जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सीरीज़ वाइज आपकी तैयारी करा रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए और ग्रेजुएशन करने वालों के लिए। खासकर ये वीडियो स्पेशल है उन स्टूडेंट के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वो स्टूडेंट ज़्यादातर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपकी पूरी इसमें जनरल अवेयरनेस कवर करवाऊंगा। धीरे धीरे करके आपकी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, महाजनपद में कुल कितने प्रांत थे। तो महाजनपद में 16 प्रांत थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर इसे याद रख लीजिए क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद काल के मुख्य व शक्तिशाली जनपद कौन से थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल का उदय हुआ। पहले लोग कबीले के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे, परंतु धीरे धीरे जिलों से निकल के वे प्रांतों की तरफ उन्होंने स्थापना करी प्रांत के। तो उस समय 16 उन्होंने प्रांत बनाए थे, तो उसको ही महाजनपद कहते हैं। तो उसमें जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट थे वो हैं अंगा, वश, मगध और अवंती। तो इसमें आप देख रहे हैं जो अवंती है वो नीचे है, जिसको उज्जैन कहते हैं। अंगा ये बिल्कुल कोने पे है, मगध यहाँ पर है बिल्कुल बिहार के पास, और वस्सा है बिल्कुल बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजनपद में कुल कितने वंशों ने राज किया। तो 4 वंशों ने राज किया। पहला था हर्यंक वंश, दूसरा था नाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में मौर्य वंश के ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन निकाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो हमें बौद्ध ग्रंथ के से पता चलता है, अंगुत्तर निकाय से। तो इसके अलावा हमें मैगथीनिस की जो पुस्तक थी इंडिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए ना कि मैगथीनिस की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था। उसका नाम था इंडिका। तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जो महाजनपद है उसका हमें कहाँ से पता चलता है। एक तो हमें बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, अंगुत्तर से। दूसरा हमें इंडिका जो थी उसकी पुस्तक, उससे पता चलता है मैगथीनिस की। और तीसरा हमें पता चलता है चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उससे पता चलता है। तो इसमें 3-4 आपके क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3-4 आ गए। अगर आप डिटेल के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्यंक वंश के स्थापक कौन थे। तो हर्यंक वंश के स्थापक थे बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 6, पितहंता वंश किसे कहा जाता है। तो पितहंता वंश होता है हर्यंक वंश को कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पितहंता वंश होता क्या है। ये ऐसा वंश होता है जिसमें पिता की जो गद्दी है उसको बेटा छीन लेता है उसको मार के। तो ऐसे ही हुआ था हर्यंक वंश में। तो बिंबिसार की जो हत्या थी उसके जो पुत्र थे अज्ञातशत्रु, उसने की थी। फिर उसके बाद अज्ञातशत्रु की हत्या जो उसके पुत्र थे उदायीन, उसने की थी। तो ये पितहंस, तो ये आपका पित हत्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध की राजधानी का नाम बताओ। तो मगध की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगिरह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे। उसके बाद जो राजधानी हुई थी उसे पाटलिपुत्र कहते थे, जिसे आज हम पटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया। तो ये याद रख लेना, ये उदायीन द्वारा रखा गया था इसका जो राजधानी थी उसको। और इसने उदायीन कौन था, उदायीन ने अपने पिता था जो उसका अज्ञातशत्रु, उसकी हत्या की थी, ये याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अजातशत्रु द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो जल दुर्ग बनवाए। जल दुर्ग का मतलब ये हो गया अपने महल के चारों तरफ इसने पानी से बाउंड्री बना दी ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आक्रमण ना कर सके। दूसरा, इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। पहली बार रथ मूसल महाविनाशकारी हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल किया। तो इससे ये साबित होता है कि जो अजातशत्रु था वो बहुत बुद्धिमान था। 10वां क्वेश्चन, हर्यंक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई। तो नाग वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे, वो थे शिशुनाग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 11, नाग वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो वो हुआ था नंद वंश का, जिसके संस्थापक थे महापद्मानंद। और इसके अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। धनानंद से एक बात याद मैं और बता देता हूँ आपको कि जो धनानंद था वो उसने चाणक्य का अपमान किया था। उसकी जो चोटी थी उसको पकड़ के बाहर उसे महल से बाहर फेंका था और ये बोला था कि तुम केवल भीख मांग सकते हो। तो धनानंद के साम्राज्य को नष्ट करने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था।
क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, महाजनपद काल के 2 गणतंत्रीय राज्य। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि उस ज़माने में डेमोक्रेसी स्टेट थे, जैसे आज हम वोट देते हैं उस हिसाब से पहले वहाँ पर 2 ऐसे राज्य थे जिसमें जनता चुनती थी उनका प्रतिनिधि। तो वो राज्य थे मल्ल व वज्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कितने भी मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, जिसे हम अशोक द ग्रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, वो थे चाणक्य। अब जो चाणक्य ये वही हैं जिनको धनानंद ने बेइज्जती करके उनको बाहर निकाला था, तो उसका बदला उन्होंने लिया था और चंद्रगुप्त को एक अच्छा साम्राज्य उन्होंने बना के दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनानियों के शासन का अंत करने वाला सम्राट। तो यूनानियों का जो अंत करा था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों हुआ क्या था, यूनानियों ने आक्रमण किया था, तो उस समय था नंद वंश। तो नंद वंश का जो राजा था उसको हरा के यूनानियों ने कब्जा कर लिया था। तो यूनानियों को जब हराया था वो था राजा सेकुलस को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य वंश का राजदूत कौन था? तो उसका आंसर है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? उसने इंडिका बुक लिखी थी जिससे हमें 16 प्रांतों के बारे में पता चला था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट था अशोक जिसे हम अशोक द ग्रेट कहते हैं। तो अशोक सम्राट था, वो पहला सम्राट था जिसने भारत के 16 राज्यों पर एक साथ राज किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युग में दोस्तों क्या हुआ था, कलिंग युग जीतने के बाद अशोक ने देखा कि लाखों लोगों की लाशें पड़ी थी, तो जो उसको देख के वो इतना दुखी हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने वहाँ से बौद्ध धर्म को ले लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। तो वो था तक्षशिला जो अब पाकिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किए गए स्तंभ व स्तूप कहाँ हैं? तो इसमें है सारनाथ का स्तंभ है और रांची का स्तूप है। ये काफ़ी फेमस है। सारनाथ वो है जो आप जानते हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो शेर है चारों तरफ जिसके मुंह है, वो हमारा सारनाथ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला था वो था जेम्स फिलिप। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बात और मैं बता देता हूँ कि अशोक के जो शिलालेख थे उसमें मेन अशोक ने क्या वर्णन किया था, वो था सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक के शिलालेख की लिपि की क्या भाषा थी? तो ब्राह्मी और खरोष्टी मुख्य लिपि थी, वह भाषा पाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है पाली भाषा के बारे में कि प्राकृतिक भाषा कौन सी होती है, वो पाली होती है। ये याद रख लेना कि अशोक की शिलालेख की लिपि क्या थी, ब्राह्मी और खरोष्टा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अशोक द्वारा जनता के लिए 2 कल्याणकारी कार्य। तो अशोक जब कलिंग वार हो गया था, कलिंग युद्ध हो गया था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। जो उसने लोगों को देखा कि मरते हुए इतने लोग मैंने मार दिए, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद ही वो अशोक द ग्रेट कहलाया। उसके बाद के काम के बाद वो अशोक द ग्रेट कहलवाया, क्योंकि उसने ऐसे कैसे काम करे जनता के लिए, जिसमें से ये काम थे औषधालय का निर्माण करवाया, पशुओं की हत्या पर रोक लगवा दी। उस ज़माने में जब बलि का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, पाखंड था, अंधविश्वास था, उस ज़माने में उसने पशुओं की हत्या पर रोक लगवा दी थी पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद उन्होंने शुंग डायनेस्टी का उजागर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चाणक्य का असली नाम था वो था विष्णुगुप्त, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम था सेंड्रोकोटस। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में
इसका साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि उस ज़माने में मगध साम्राज्य अपने उच्चतर शिखर पे था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो था मगध। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय इतिहास में नियमित स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था। तो वो था बिंबिसार। स्थायी सेना होता है परमानेंट, यानी कि वो अपनी सेना को पैसा देता था, परमानेंट सेना थी उसकी। 31वां था, सिकंदर और पुरस के बीच में युद्ध और कब और कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइपरडस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये झेलम नदी का युद्ध भी बोला जाता है। तो आधुनिक नामक झेलम के पास 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है बैटल ऑफ हाइपरडस और झेलम नदी का युद्ध। इसमें पोरस हार गया था और अलेक्जेंडर जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के किस शिवालेख में कलिंग युग का वर्णन है। वो 13वें शिवालेख में कलिंग युग का वर्णन है, जिसमें हमें पता चला था कि कलिंग युग के बारे में, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य काल में भूमि कृषि अधिकारी को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं सीताध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं समाहर्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं, कृषि अधिकारी को कहते हैं सीताध्यक्ष और राजस्व अधिकारी को कहते हैं समाहर्ता। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो या एसएससी का हो, उससे रिलेटेड मैं आपकी वीडियो डालता रहूँगा। जनरल अवेयरनेस की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके फुल में से फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। देखते हैं, मौर्य वंश शासक अशोक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो वो जाना जाता था देवान प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक ने किन दो महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति रचना मनु ने की थी और इसकी रचना शुंग वंश में की गई थी। तो दोस्तों ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।